हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है वर्तमान शिक्षा के वैधानिक आधार। दोस्तों तो इसमें दो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। यकीन मानिए कि पहला जो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जो एनसीएफ है आपका 2005, यहाँ से तो आपका पूरा सीटेट क्लियर होने वाला है, क्योंकि पूरा सीटेट का जितना भी पेपर होता है दोस्तों ये एनसीएफ पे बेस होता है। ठीक है, तो इसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु है, सारे मुख्य बिंदु को हम देखने वाले हैं। अगर आप इस रूपरेखा को देख लेते हैं तो आपका सीटेट एकदम फाइनल है। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसको कहते हैं आप सब राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इन दोनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है इसको जो है एनसीएफ के नाम से भी जाना जाता है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और दूसरे को कहते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसको हम जानते हैं राइट टू एजुकेशन के नाम से, जो कि 2009 में आया था। ठीक है, ये 2005 में आया था एनसीएफ 2005 और राइट टू एजुकेशन 2009 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनसीएफ के बारे में। ठीक है, क्या कुछ खास कहा गया है इसके बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बालक के लिए, एक स्कूल के लिए, एक विद्यालय के लिए, एक समाज के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये दोस्तों 2005 में आया था। इसको जो है इंग्लिश में एनसीएफ कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एनसीएफ का दोस्तों नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका सन जरूर पूछता, आपको याद रखना है कि 2005 में ये आया हुआ था या पारित किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं पाठचर्या। पाठचर्या है क्या, इसको क्या कहा जाता है पाठचर्या को। ठीक है, आम भाषा में विद्यालय में इसका क्या प्रयोग है, विद्यालय में किस भाषा से इसको जानते हैं। तो दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय में होने वाली समस्त जो गतिविधियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं, पाठचर्या। एक शब्दों में यहाँ पर व्याख्या किया गया है। इसके अर्थ को भी आप सब जानिए, यहाँ से पूछा जा सकता है कि विद्यालय में जितने भी होने वाली समस्त क्रियाकलाप होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो सभी आपके पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे एनसीएफ 2005 का जो है निर्माण किसने किया था। ऐसा प्रश्न आएगा तो वो आपको एनसीईआरटी ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एनसीईआरटी ने किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ये इंग्लिश हो गई और इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। ठीक है, ये आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी और इसकी हिंदी भी। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात की जाए कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, किसका, एनसीईआरटी का। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण जो किए थे उस अध्यक्ष का क्या नाम है, तो प्रोफेसर यशपाल जी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है शिक्षा जो होती है वह व्यापक उद्देश्य है और उस उद्देश्यों को हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप सब इसको ज़रूर से देखिए एनसीईआरटी। ठीक है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो खास है वही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला कहा है कि विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा कहा है कि दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील का मतलब होता है जो समावेशी शिक्षा के जो बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं, जो देखने में पढ़ने में असमर्थ होते हैं और या फिर शारीरिक कुछ उनका अंग जो है कम जो है विकसित हुआ रहता है, उनके प्रति जो होता है शिक्षक को जो होना चाहिए क्या, संवेदनशील होना चाहिए। तीसरा आपका बताया गया है कि नई परिस्थितियों का जो है सामना करना पड़ता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास एवं भागीदारी करना चाहिए। पांचवा कह रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव में योगदान की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट से जो है आपके प्रश्न बनते हैं।
अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपकी पाठचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांत है, और यहीं से सारे प्रश्न आपके जो है सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाता है। इन 6 पॉइंट को जो है आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। पहला क्या, पहला ये कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है बालक का। दूसरा कहा है कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, ठीक है, उसको जो है रटंत से सुनिश्चित करें कि वो मुक्त हो, ये नहीं कि बस बच्चों को जो है रटाया जाता है, तो इस पर यह रोक लगाता है एनसीएफ 2005। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यचर्या का ऐसा संवर्धन विकास हो जिससे कि छात्रों का जो है चौमुखी विकास हो जाए, ठीक है, और यह केवल जो पाठ्य पुस्तक होती है उस पर निर्भर न रहे, केवल पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित ना हो, ठीक है, बाहरी दुनिया से भी उसके ज्ञान, उसके व्यवहार को जो है जोड़ना भी चाहिए, ठीक है। अब चौथा कह रहा है कि परीक्षा अपेक्षाकृत लचीली हो, वह कक्षा की गतिविधियों से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। लचीला का मतलब होता है जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन योग्य हो, ये नहीं कि आपने एक बार जो रूल बना दिया तो वह जीवन पर्यंत उसी रूल पर आप चलेंगे, ठीक है। जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके अनुसार जो है, उस परिस्थिति के अनुसार जो है उस रूल में जो है परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि कक्षा की गतिविधियों से जुड़ा होना चाहिए, वह चाहे आंतरिक मूल्यांकन हो, वह चाहे बाह्य मूल्यांकन हो, ठीक। ये महत्वपूर्ण बिंदु सारे आपको याद होने चाहिए और आपको ये ध्यान से देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। यहीं से प्रश्न सारे बनते हैं आपको। लास्ट कह रहा है कि एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको देखना है, काफ़ी ज़्यादा खास है आपके एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं, 100% बनते हैं श्योर, ठीक है। कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 में पारित किया गया था, ये इसको हम देखेंगे, इसमें क्या कुछ खास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए काम की, वो चीज़ें हम सब इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, RTE, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान देना। इसकी स्थापना और शुरुआत की बात की जाए तो ये कब लागू हुआ था और कब इसकी जो है शुरुआत की गई थी, तो इसको हम देख लेंगे। राइट टू एजुकेशन की जो है स्थापना और शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो जो राइट टू एजुकेशन है आपका 2009, यह संपूर्ण भारत में केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी संपूर्ण पूरे भारत में इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, ठीक है। ये आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये डेट मेंशन होता है आपकी परीक्षा के जो है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन 2009 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, प्रावधान को भी आपको विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि यही प्रावधानों में से आपके प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको ज़रूर देखना है, ज़रूर पढ़ना है। तो जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा जो होनी चाहिए वह निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहीं से सारे प्रश्न आपके घुमा फिरा के इसी के आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 है वह राज्य व केंद्र मिलाकर लागू करेंगे, मतलब दोनों की सहयोगिता इसमें रहेगी, केंद्र भी कार्य करेगा और राज्य भी, ठीक है, दोनों मिलकर, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और संविधान की अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं क्योंकि यह इससे संबंधित होता है, ठीक है। 3 अनुसूचियाँ आपकी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न इसमें किस प्रकार से आता है, पहले पूछ लेता है कि संघ सूची में कौन कौन सी जो है आती हैं और राज्य सूची में कौन कौन से जो है प्रशासन कौन कौन से कार्य आते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से कार्य आते हैं, कौन कौन से कार्य रखे गए हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं और घुमा फिरा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो आज हम इसको ही देखने वाले हैं कि संघ सूची में कौन कौन से आते हैं। जो रेलवे के जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, सेना भर्ती के जितने भी प्रकार कार्य होते हैं, और आपका डाक विभाग का जो होता है, आयकर विभाग का होता है, ये सब जो आपके किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य सूची के अंतर्गत अगर बात की जाए तो राज्य सूची के अंतर्गत आपका प्रशासन आता है, पुलिस आता है और बिक्री कर आता है, ये सभी आपकी क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
समवर्ती की बात की जाए तो शिक्षा तो सबसे पहले आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये 3 चीज़ आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल भी एकदम अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। कि समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा 3 आते हैं। ये बहुत छोटा है, आपको याद हो जाना चाहिए। और राज्य में आपका प्रशासन, पुलिस आता है, बिक्री कर आता है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं। और संघ सूची में आपका रेलवे जोन आ जाता है पूरा जितना, और सेना भर्ती, डाक विभाग आपका आ जाता है, आयकर विभाग आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश की आयु क्या होती है। तो इसके अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश की आयु जो होती है दोस्तों, उसको देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार कक्षा में प्रवेश आयु के अनुसार होनी चाहिए, मतलब या फिर कक्षाएं आयु के संबंध में समझाती हो, ठीक है। ये इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि कैसे आयु के अनुसार, तो 6 वर्ष का जो बालक होगा वह कक्षा 1 में पढ़ेगा, उसको कक्षा 1 में एडमिशन दी जाएगी। और 7 वर्ष का जो बालक होगा वह कक्षा 2 में पढ़ेगा। 8 वर्ष के जितने भी बालक होंगे वह कक्षा 3 के स्टूडेंट होंगे, 3 में विद्यार्थी होंगे। और 9 वर्ष का हो जाएगा तो वह कक्षा 4 में पढ़ेगा। 10 का बालक होगा तो वह कक्षा 5 में पढ़ेगा, ठीक है। ये आपको इतनी जानकारी यहाँ से मिल जाती है, महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सब इसको ज़रूर पढ़िए दोस्तों, हर बार रिवाइज करिए। अब हम देखेंगे शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही अधिक जनसंख्या में जो है प्रश्नों को यही कोरिलेट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र का अनुपात जो होता है ये आपका जो है टीचर हैं और ये आपके जो हैं स्टूडेंट हैं, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय जो है दोस्तों 1 से 5 तक जो विद्यालय होते हैं वो एक शिक्षक पर जो है 30 विद्यार्थी होने चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं 6 से 8 तक में, उसमें वहाँ पर जो है एक शिक्षक जो है 35 बच्चों को जो है पढ़ाएगा, उसके कक्षा में जो है 35 बच्चे होने चाहिए। और प्राथमिक में जो है एक शिक्षक पर जो है 30 विद्यार्थी होने चाहिए, ठीक है। वह 30 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा अकेले, ठीक है। शैक्षणिक दिवस का क्या अर्थ होता है, इसमें कैसे दिया जाता है शैक्षणिक दिवस। तो प्राथमिक विद्यालय में जो होता है वो 1 से 5 तक को जो है 200 शैक्षणिक कार्य दिवस दिया जाता है, मतलब वेतन मिलता है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 तक जो होता है 220 इसको दिया जाता है कार्य दिवस पर, ठीक है, पैसे दिए जाते हैं। तो और क्या इन्होंने निषेध माना है, तो दंड जो होता है, सजा जो बालक का होता है वो पूर्णतः निषेध, मतलब कि रोक लगा दी है कि बालकों को मारना पीटना नहीं है, समझा बुझाकर पढ़ाना है, ठीक है। शारीरिक व मानसिक दोनों दंड जो है दोनों पर रोक है, मतलब आप उसको डांट भी नहीं सकते हैं और ना ही आप डंडे से उसको पीट सकते हैं। इन सब पर जो है इसको रोक लगा दी है। अगर आप करते हैं तो यह कानून के विरुद्ध होगा, ठीक है। अब विद्यालय जो होता है, विद्यालय का जो प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वही करेगी। विद्यालय का प्रबंधन कौन करेगा, विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसको कहते हैं SMC, ये शॉर्ट नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है SMC, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे अब आपको इसी में पढ़ना है। तो SMC का अध्यक्ष कौन होता है, तो बच्चे के अभिभावक सदस्य होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो है कार्यकाल कितना होता है, तो 2 वर्ष होता है दोस्तों। SMC सदस्य की संख्या कितनी होती है, पूछी जाए तो 15 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कैसे बन सकता है कि निर्वाचित सदस्य की संख्या पूछ सकता है, तो आपको 11 सदस्य लगाना है। पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो 4 सदस्य होते हैं। 50% सदस्य जो होता है वह महिला आरक्षित होती हैं, ठीक है। ये भी आपको खास ध्यान रखना है। SMC का उल्लेख जो है दोस्तों राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 21 में किया गया है, ठीक है। ये आपको भी यहाँ से ध्यान रखना है इतनी बातें। अब 86वें संविधान संशोधन जो है 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का या 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे दोस्तों, उनका जो है वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा के निःशुल्क अनिवार्य करते हुए मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब कि जो राइट टू एजुकेशन है आपका 2009, वह किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, किस में परिवर्तन किया गया, ये बताया है कि 86वें जो संविधान संशोधन है 2002 के द्वारा संविधान में
अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया है और 21A को जोड़कर जो है 6 से जो 14 वर्ष तक के बालक थे उनको जो है शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया है और अनिवार्य भी कर दिया गया है कि हर एक जो इतने से इतने वर्ष तक बीच के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको जो है शिक्षा ग्रहण करवाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। आप उनका नाम जरूर दर्ज कराएं और उनको विद्यालय भेजें, ठीक है, वो भी निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में कोई भी उसमें पैसा नहीं लगेगा, बल्कि उनको पैसा और दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में, ड्रेस के रूप में, मतलब जो भी चीज़ें उनकी आवश्यक की होंगी सब जो है मुफ्त मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए आप सब इसको ज़रूर पढ़िए और बार बार रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके इतने राइट टू एजुकेशन हमने पढ़ा और एनसीएफ पढ़ा, जो कि एनसीएफ पर ही पूरा बेस होता है आपका, क्या वो आपका जो है सीटेट में जो है पूछा जाता है कि एनसीएफ के जो 6 पॉइंट बताए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं कि बालक के जो है विद्यार्थी जीवन जब होता है तो उसको जो है अनुभव खुद से करने दिया जाए, रटन पद्धति जो होती है उसको बिल्कुल दूर किया जाए, एकदम किताबी कीड़ा बनाकर ही ना छोड़ दिया जाए, उसको बाहरी दुनिया से जोड़कर ज्ञान दिया जाए, वह अपने जो है एकदम वास्तविक जो अनुभव होता है उसको वह ग्रहण करे और उसी से वह सीखे हर चीज़ों को, ठीक है। तो वही जो 6 पॉइंट है आपका जो है वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। एसएमसी का मतलब आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं। एसएमसी शॉर्ट नेम में कभी कभी एसएमसी भी पूछ लेता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उल्लेख राइट टू एजुकेशन 2009 का, और आपके इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन कब पारित किया गया था, तो आपको 2009 बनाना है। और एनसीएफ की बात करें कि एनसीएफ कब जो है पारित किया गया, तो 2005, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि कभी कभी डेट मेंशन कर देता है तो जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। और रही बात संविधान की, तो आप सब इसको ज़रूर पढ़िए कि कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन को, तो 86वें, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं कि 86वें संविधान संशोधन में और 2002 के तहत, ठीक है, 2002 के तहत उसके द्वारा संविधान में जो है राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था और इसमें परिवर्तन करके निःशुल्क बनाया गया था। कभी कभी ये अनुच्छेद भी पूछ सकता है कि 21 का जो है किससे संबंधित है, तो आपको बताना है 86वें संविधान संशोधन, और 21A भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन, कभी कभी एज पूछ सकता है कि बालक की जो एज होती है वह निःशुल्क शिक्षा देने के लिए किस एज में दी जाती है, तो कभी कभी कोई भूल कर 1 से 14 लिख देते हैं कुछ विद्यार्थी, तो वो गलत होता है, ठीक है। 14 नहीं है, 6 से 14 है, 6 से 14 आपको लगाना है। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूल अधिकार के रूप में जो है इसको, मूल अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे कि यह कंपलसरी है। जब एक बालक बालिका जब जन्म लेते हैं समाज में, घर में, परिवार में, तो उनको जो है यह 6 वर्ष के हुए नहीं क्यों, इनको जो है शिक्षा देना ही देना है, ठीक है। वह कितने भी गरीब पिछड़े हो, उनको सबको जो है शिक्षा देना अनिवार्य है और सबका एडमिशन कराना अनिवार्य है, ठीक है। अगर नहीं, जो माता पिता नहीं करवाते हैं तो वह उसके जो है शोषण करते हैं, उस बालक का, उसके जीवन का, आने वाले भविष्य का शोषण करते हैं। यह जो है कानून के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो इन सबको आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है और बार बार देख कर जाना है, क्योंकि सीटेट के लिए ये सबसे ज़्यादा खास है एनसीएफ। और आपकी जो केवीएस परीक्षा है उसमें भी एनसीएफ दिया हुआ है, एक टॉपिक है एनसीएफ, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। केवीएस के लिए भी खास है, ये सुपर टेट के लिए भी खास है, टेट के लिए भी खास है, सीटेट के लिए भी खास है। तो यहाँ से जो है इस दोनों चैप्टर को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है और एकदम जो सटीक जो जो पूछी जाती हैं वही वही हमने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हैं और सब महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सब इसको ज़रूर देख के जाइए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो,
पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ वो ले सकें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, मुस्कुराते पढ़िए, हंसते हंसते पढ़िए, बिना टेंशन का पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, इसको पढ़िए। तब तक के लिए बाय।